स्क्रीन शेअरिंग चालू करतो. ओके. स्क्रीन विजिबल आहे? हॅलो, डॉक्टर स्क्रीन विजिबल आहे? हॅलो, हां, हॅलो. डॉक्टर स्क्रीन विजिबल आहे? आता आपली येस, येस, येस. हां, दिसतोय ना क्वेश्चन? ओके. सो गुड इवनिंग टू ऑल माय डियर फ्रेंड्स, एलएलएम फ्रेंड्स. कल पेपर है और हम लोग आज 2023 का जो पेपर है वो रिवाइज करने वाले हैं और श्योरिटी नहीं दे रहा हूँ, लेकिन कल मॉर्निंग में हम लोग अर्ली मॉर्निंग में 2022 का पेपर रिवाइज करेंगे. उसमें से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है. 23 का मैंने पूरा बना लिया है. सो फर्स्ट, ग्रोथ इन इंडिया, इंश्योरेंस सेक्टर जो है उसका ग्रोथ कैसे हुआ. तो फर्स्ट ऑफ ऑल इंट्रोडक्शन में अगर हम लोग देखेंगे तो मनुस्मृति, धर्मशास्त्र एंड अर्थशास्त्र, ये तीन चीज बहुत वेदों से, पुराणों से हमें मिली हुई है. धर्मशास्त्र पता ही है, अर्थशास्त्र और मनुस्मृति, ये इंडियन नॉलेज सिस्टम का पार्ट है. किसका पार्ट है? इंडियन नॉलेज सिस्टम का. अभी कैसा होता था उस टाइम पे ना, पुलिंग ऑफ रिसोर्सेस एंड सच रिसोर्सेस रीडिस्ट्रीब्यूटेड एट द टाइम्स ऑफ कैलामिटीज सच एज फायर, आउटब्रेक एंड फूड क्राइसिस. बता देता हूँ ये क्या है. तो पहले टाइम पे क्या होता था, पहले टाइम पे भी इंश्योरेंस था. जब किंग्स इरा था, राजेशाही थी, तभी भी इंश्योरेंस था. लेकिन वो इंश्योरेंस कैसा था, तो राजा महाराजा जो रहते थे वो थोड़ा थोड़ा क्रॉप्स सबके पास से लेते थे, और जब भी ऐसी नेचुरल कैलेमिटी आती थी, फूड क्राइसिस हो जाता था, तभी वही क्रॉप्स जनता में डिस्ट्रीब्यूट कर देते थे. बराबर. तो इंश्योरेंस ये कोई नया कंसेप्ट नहीं है. हाँ, उसका इवेल्युएशन हुआ, उसमें बहुत कुछ ऐड हुआ, वो बात अलग है. पुलिंग ऑफ रिसोर्सेस मेंटेन बाय किंग लोग मेंटेन करते थे उसको. फूड सेफ्टी एंड वेलफेयर ऑफ द पीपल, और इसके पीछे एक ऑब्जेक्ट था, फूड सेफ्टी और वेलफेयर ऑफ द पीपल, मतलब लोगों का भला करने का. पीपल रिड्यूसिंग द रिस्क वाइल टेकिंग इंश्योरेंस. अभी ये थोड़ा सा जो सेंटेंस है ये मॉडर्न वाला है. पीपल रिड्यूसिंग द रिस्क, ईच एंड एवरी पर्सन, हर एक आदमी को एक डर रहता है कि मेरा पैसा चला गया तो. बराबर है, कुछ ऐसा कलेमिटी आया, कुछ ऐसा इंसिडेंट हुआ, कुछ ऐसी परिस्थिति आई जिसमें मेरा पैसा जा सकता है, तो वो आदमी क्या करता है, इंश्योरेंस लेता है. क्या लेता है? इंश्योरेंस. इंश्योरेंस से क्या होता है? रिस्क रिड्यूस होती है. क्या होती है? रिस्क रिड्यूस. अभी ये क्वेश्चन क्या है वो समझते हैं. इंश्योरेंस का ग्रोथ कैसे हुआ इंडिया में, इंश्योरेंस का ग्रोथ कैसे हुआ, इंश्योरेंस की हिस्ट्री क्या है, ऐसा क्वेश्चन है. तो 1818 में ओरिएंटल लाइफ इंश्योरेंस कंपनी स्टार्ट हुई. तो ओरिएंटल लाइफ इंश्योरेंस, ये जो कंपनी है ये बहुत ओल्ड है, और ये ब्रिटिश इरा, मतलब प्री इंडिपेंडेंस स्टार्ट हो गई. स्टार्टेड बाय अनीता भावसार इन कोलकाता. ये कहां पे स्टार्ट हुई? कोलकाता में स्टार्ट हुई. तो इसका हेड ऑफिस भी कोलकाता में है. नीड फॉर यूरोपियन, और ये खास करके यूरोपियन लोगों की नीड के लिए, मतलब उनकी जो जरूरतें थी वो कंप्लीट करने के लिए स्टार्ट की गई. ये प्री इंडिपेंडेंस इरा में थी. इंडियन एंड फॉरेनर्स लिव्स इन द कंट्री. तभी इंडियन और फॉरेनर्स दोनों एक साथ ही रहते थे. एक साथ मतलब दोनों रहते थे. ओके. इंडियंस वेर चार्ज हायर प्रीमियम देन इंग्लिश, मतलब फॉरेनर से ज्यादा इंडियंस को प्रीमियम चार्ज किया जाता था. और पहला इंश्योरेंस होल्डर कौन था? तो पहला इंश्योरेंस होल्डर था बॉम्बे म्यूचुअल लाइफ एश्योरेंस सोसाइटी. इज द फर्स्ट इंश्योरर, वॉज एस्टेब्लिश इन 1870. नॉट इंश्योरेंस होल्डर, इंश्योरर बोला है. इंश्योरर मतलब क्या? इंश्योरर मतलब जो कंपनी इंश्योरेंस प्रोवाइड करती है वो. बराबर है. इंश्योर्ड, ईडी लगता है, मतलब इंश्योरेंस होल्डर, पॉलिसी होल्डर. ओके. सर्टिफाइड बाय रजिस्ट्रार. उसके बाद 1912 में क्या आया? 1912 में इन्होंने थोड़े नॉर्म्स ज्यादा हेवी किए. बराबर, वो भी प्री इंडिपेंडेंस इरा ही था, लेकिन तभी नॉर्म्स थोड़े ज्यादा हेवी हुए, और 1912 में इन्होंने सर्टिफाइड बाय रजिस्ट्रार लाया. लाइफ इंश्योरेंस कंपनीज एक्ट, प्रोविडेंट फंड एक्ट वेयर एनेक्टेड बाय द ब्रिटिश पार्लियामेंट. तो ब्रिटिश पार्लियामेंट में लाइफ इंश्योरेंस एक्ट, उसके बाद उन्होंने प्रोविडेंट फंड एक्ट लाया टू रेगुलेट द इंश्योरेंस बिजनेस इन इंडिया. उनको लगेगा कि ये एक्ट अगर हम लोग लाते हैं तो इंश्योरेंस बिजनेस अच्छी तरीके से क्या हो सकता है? रेगुलेट हो सकता है. उसके बाद पीरियडिकल
वैल्यूएशंस ऑफ कंपनीज शुड बी सर्टिफाइड बाय रजिस्ट्रार। तो ये जो आरओसी था, आरओसी मतलब सर्टिफाइड बाय रजिस्ट्रार, बराबर है, जिसको हम लोग रजिस्टर ऑफ कंपनीज अभी बोलते हैं, बराबर है। तो उस टाइम पे सर्टिफाइड बाय रजिस्ट्रार था। वो क्या करते थे, वो पीरियडिकल वैल्यूएशंस करते थे कंपनी का। स्टिल डिस्पैरिटी स्किल एग्जिस्टेड द डिस्क्रिमिनेशन बिटवीन इंडियन फॉरेन कंपनीज। मतलब आप ऐसा मत समझो कि सर्टिफाइड बाय रजिस्टर आया तो फॉरेनर्स और इंडियंस में कुछ अलग नहीं, उनको अलग ही ट्रीट किया जाता था, कुछ सेम ट्रीट नहीं किया जाता था। डिस्पैरिटी थी, डिस्क्रिमिनेशन था। ओके, अभी इंडिपेंडेंस आया। स्टोरी स्टोरी सुनो तो ज्यादा ध्यान में आएगा। आफ्टर द इंडिपेंडेंस 1956, मतलब ये आफ्टर इंडिपेंडेंस, द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया नेशनलाइज द लाइफ इंश्योरेंस सेक्टर एंड लाइफ इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन केम इनटू एग्जिस्टेंस। मतलब यहाँ पे किसका जन्म हुआ, यहाँ पे एलआईसी का जन्म हुआ। किसका जन्म हुआ, एलआईसी। उसके बाद द गवर्नमेंट पास स्पेशल एक्ट फॉर लाइफ इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन इन पार्लियामेंट 1956। 1956 में पार्लियामेंट में स्पेशल एक्ट पास किया गया लाइफ इंश्योरेंस से रिलेटेड। उसके बाद है जनरल इंश्योरेंस बिजनेस नेशनलाइजेशन एक्ट 1972। अभी यहाँ पे क्या किया गया, तो यहाँ पे अमालगमेशन ऑफ 107 इंश्योरर्स ग्रुप इनटू 4 कंपनीज। तो यहाँ पे 107 जो इंश्योरर्स थे, मतलब छोटे छोटे कंपनीज थी, उनको एक ही साथ 4 ग्रुप में डिवाइड किया। और किसका जन्म हुआ, तो जन्म हुआ न्यू इंडिया एश्योरेंस कंपनी, ओरिएंटल इंश्योरेंस कंपनी, यूनाइटेड इंडिया जनरल इंश्योरेंस कंपनी। ये जो कंपनीज है, इन कंपनीज का क्या हुआ, इन कंपनीज का जन्म हुआ। और एक कंपनी है नेशनल इंश्योरेंस कंपनी। ओके, जनरल इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया वाज इनकॉर्पोरेटेड एज कंपनी इन 1971। 1971 में जनरल इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन जो था उसको इनकॉर्पोरेशन मतलब रजिस्ट्रेशन मिल गया। उसके बाद रीओपन टू प्राइवेट सेक्टर। देखो अभी धीरे धीरे क्या होते जा रहा है, हम लोग आगे जाते जा रहे हैं। 1956 के बाद 1971 तक हम लोगों ने देखा। अब ये आगे का ईयर है, आगे का ईयर 90s का ईयर। एलआईसी के पास मोनोपोली थी। क्या मोनोपोली थी, इंश्योरेंस सेक्टर में एलआईसी का दबदबा, एलआईसी बोलेगा वैसा। लेकिन 2000 साल में गवर्नमेंट ने क्या किया, गवर्नमेंट ने वो जो 4 कंपनीज अमालगमेट की थी, बराबर एक साथ की गई थी, उनको वापस अलग कर दिया। बराबर, एलआईसी तो अलग ही थी लेकिन इनको भी अलग किया। कौन सी कंपनीज, ओरिएंटल, यूनाइटेड, न्यू इंडिया और नेशनल इंश्योरेंस कंपनी। उसके बाद आया एफडीआई। धीरे धीरे 2000 के बाद अभी आप लोग देखो तो यहाँ पे एफडीआई फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट अलाउइंग प्राइवेट कंपनीज इन इंश्योरेंस सेक्टर आल्सो अलाउइंग एफडीआई इन 2000 के साल में, और उस इरा में 26% एफडीआई को अलाउड किया गया। उसके बाद 49% 2011 में, और 49 इंश्योरेंस कंपनीज वहां पे उनका बिजनेस चालू कर सके। बराबर है, मतलब 49 इंश्योरेंस कंपनी ने अपना बिजनेस चालू किया आफ्टर गवर्नमेंट अलाउइंग एफडीआई। उसके बाद है आईआरडीए नॉर्म्स। अभी आईआरडीए नॉर्म्स मतलब क्या, अभी आईआरडीए नॉर्म्स मतलब, तो डियर स्टूडेंट, इंश्योरेंस रेगुलेटरी डेवलपमेंट अथॉरिटी। अभी हम लोगों ने देखा सर्टिफाइड बाय रजिस्ट्रार, उसके बाद देखा गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने ये पूरा कंट्रोल किसके पास दे दिया, आईआरडी के पास दे दिया। किसके पास, आईआरडीए। जैसा सेबी के पास है, जैसा आरबीआई के पास है बैंकिंग सेक्टर, बराबर है, तो इसके पास कौन सा है, आईआरडीए, मतलब आईआरडी के पास इंश्योरेंस सेक्टर है। कंट्रोल्स इंश्योरेंस बिजनेस इन इंडिया, कोड ऑफ कंडक्ट, रूल्स देने का, लाइसेंस देने का कंपनीज को। उसके बाद कस्टमर्स का इंटरेस्ट मतलब इंश्योरेंस होल्डर्स का इंटरेस्ट प्रोटेक्ट करने का, और पेनल्टी बिठाने का कंपनीज को। अभी अगला क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। एक्सप्लेन द नीड ऑफ इंश्योरेंस एंड इट्स टाइप्स। इंश्योरेंस की क्यों जरूरत रहती है, सिंपल क्वेश्चन है। पहला हम लोग नीड देखते हैं, इंट्रोडक्शन लिखने का। उसके बाद फाइनेंशियल प्रोटेक्शन, ईच एंड एवरी पर्सन और बिजनेसमैन और कंपनी और गवर्नमेंट आल्सो वांट financial protection. So financial protection is a basic need of insurance. इंश्योरेंस की बेसिक नीड क्या रहती है, फाइनेंशियल प्रोटेक्शन। उसके बाद है रिस्क मैनेजमेंट। अभी लाइफ में रिस्क मैनेजमेंट इंपॉर्टेंट है, तो ज्यादा रिस्क जहां पे है वहां पे इंश्योरेंस लेना चाहिए। इसीलिए सब लोग पहला कौन सा इंश्योरेंस लेते हैं, लाइफ इंश्योरेंस लेते हैं। कौन सा इंश्योरेंस, लाइफ इंश्योरेंस। उसके बाद है लीगल रिक्वायरमेंट्स। अभी कुछ कंपनीज, यहाँ पे इंडिविजुअल की मत बात करो, कंपनीज की बात करते हैं। बड़ी बड़ी कंपनीज को लीगल रिक्वायरमेंट रहती है अपने एम्प्लॉयज का इंश्योरेंस लेने का, तो लीगल रिक्वायरमेंट है तो निकालना ही पड़ेगा भाई। ग्रुप इंश्योरेंस है, इंडिविजुअल है। हेल्थ केयर इंश्योरेंस, अभी हेल्थ केयर कवरेज है, हेल्थ केयर कवरेज। अभी हेल्थ केयर कवरेज मतलब क्या, तो यहाँ पे मेडिक्लेम इंश्योरेंस ज्यादा यहाँ पे एक्सप्लेन होता है। हेल्थ केयर कवरेज, आदमी को पता नहीं है कि उसको कभी बीमारी हो सकती है, वो कभी, बराबर है, बुखार होकर एडमिट हो सकता है, तो ऐसे टाइम पे बहुत सारा पैसा एक झटके में उड़ जाता है। तो हेल्थ केयर इंश्योरेंस कवरेज।
असेट प्रोटेक्शन, मेरा असेट है, मेरा लैंड है, मेरा बिल्डिंग है, उसको कभी कुछ हो सकता है, मेरा फोर व्हीलर कार है, उसको कभी कुछ हो सकता है, तो असेट के प्रोटेक्शन के लिए मैं इंश्योरेंस लेता हूँ। लाइफ एंड डिसेबिलिटी प्रोटेक्शन, कभी कभी डिसेबिलिटी, आदमी का कुछ हो गया, ऐसा नहीं होना चाहिए लेकिन इंश्योरेंस पढ़ा रहा हूँ तो बता रहा हूँ, आदमी कभी कभी डिसेबल हो जाता है, वो चलने को नहीं होता है, उठने को नहीं होता है, तो ऐसे टाइम पे एक स्पेशल पॉलिसी आती है। बिजनेस कंटिन्यूटी, बिजनेस का डर रहता है, बॉयलर फूट गया, पूरा बिजनेस जल गया, अभी देखो मुंबई में हुआ, एक तारापुर में कभी कभी लास्ट टाइम हुआ था, तो बिजनेस कंटिन्यूटी के लिए आप लोग इंश्योरेंस लेते हो। इन्वेस्टमेंट एंड सेविंग्स, अभी देखो लाइफ इंश्योरेंस, टर्म इंश्योरेंस में एक कॉम्बो प्लान रहते हैं, सेविंग भी होता है और इन्वेस्टमेंट भी होता है, तो बहुत सारे लोग क्या करते हैं, सेविंग और इंश्योरेंस के लिए ये प्लान लेते हैं। आगे है सपोर्ट फॉर डिपेंडेंट्स, ओके, अपने बाद, अपने जो पीछे अपनी फैमिली है उनके लिए एक सपोर्ट बन जाता है इंश्योरेंस। क्रेडिट रिक्वायरमेंट्स, जब जब अपने को क्रेडिट की रिक्वायरमेंट रहती है तो हम लोग क्या करते हैं, इंश्योरेंस के पेपर्स के अगेंस्ट क्रेडिट लेते हैं। क्या लेते हैं, क्रेडिट, सुना है ना, एलआईसी के पॉलिसी के अगेंस्ट मैंने लोन लिया। आगे है टाइप्स, टाइप्स क्या है, तो हेल्थ केयर इंश्योरेंस पता ही रहेगा, बराबर है। जस्ट अ मिनट, समवन वांट्स टू जॉइन। ओके, तो टाइप चल रहे हैं हमारे इंश्योरेंस के टाइप्स। हेल्थ केयर इंश्योरेंस आपको पता ही रहेगा, मेडिकल बेनिफिट के लिए, मेडिकल ट्रीटमेंट के लिए, मेडिक्लेम के लिए, मेडिकल के लिए जो इंश्योरेंस लिया जाता है उसको हम लोग हेल्थ केयर इंश्योरेंस बोलते हैं। तो इसमें कवरेज क्या है, टाइप्स क्या है, उसका इंपॉर्टेंस क्या है, ये अपने को लिखने का है। आगे है लाइफ इंश्योरेंस, लाइफ इंश्योरेंस का कवरेज कितना रहता है, तो डियर स्टूडेंट, एक आदमी के लिए भी ले सकते हैं, फैमिली के मेंबर्स के लिए भी ले सकते हैं, टर्म इंश्योरेंस रहता है, वोल लाइफ इंश्योरेंस रहता है। उसके बाद है ऑटो इंश्योरेंस, ऑटो का भी इंश्योरेंस रहता है, मतलब व्हीकल इंश्योरेंस, तो वो भी एक टाइप है ऑटो इंश्योरेंस। होम ओनर्स इंश्योरेंस, घर के ओनर का इंश्योरेंस रहता है, घर का इंश्योरेंस रहता है, उसको हम लोग बोलते हैं होम ओनर इंश्योरेंस। उसके बाद है रेंटर्स इंश्योरेंस, बराबर। अभी ये रेंटर्स इंश्योरेंस क्या है, तो घर में कोई रेंटर रह रहा है, मतलब कोई आदमी सब टेनेंट टेनेंट रह रहा है, रेंटर है, तो उसके लिए भी एक इंश्योरेंस रहता है। डिसेबिलिटी इंश्योरेंस अभी हम लोगों ने डिस्कस किया, आदमी का डिसेबल हो जाता है, उसको चलने को नहीं होता है, तभी एक खास इंश्योरेंस रहता है। लॉन्ग टर्म केयर इंश्योरेंस, एक शॉर्ट टर्म इंश्योरेंस रहता है और एक लॉन्ग टर्म के लिए इंश्योरेंस रहता है, तो उसको हम लोग बोलते हैं लॉन्ग टर्म इंश्योरेंस। ट्रैवल इंश्योरेंस, आदमी लोग घूमने के लिए जाते हैं तो सेफ्टी के लिए ट्रैवल इंश्योरेंस आपने देखा ही रहेगा, ये ज्यादा करके आप लोगों ने आईआरसीटीसी की वेबसाइट पे देखा रहेगा। ये आईआरसीटी के वेबसाइट पे, नहीं तो पेटीएम वाले, जब भी आप लोग ट्रेन नहीं तो प्लेन से ट्रैवल करते हैं तभी इंश्योरेंस निकालते हैं। इवन अभी हम लोग जब दिल्ली ट्रिप में गए थे तभी हमारा भी वो पेपर मैंने देखा, उसमें कंपलसरी टूर मैनेजर ने क्या निकाला था, इंश्योरेंस निकाला था। उसके बाद है पेट इंश्योरेंस, पेट इंश्योरेंस आपको पता ही रहेगा, घर में पेट है, डॉग है, कैट है, उसका इंश्योरेंस निकाला जाता है। उसके बाद है बिजनेस इंश्योरेंस, कोई बिजनेस है मेरा, बराबर है, मेरा गोडाउन है तो मैं उस गोडाउन का इंश्योरेंस निकालता हूँ, फायर इंश्योरेंस वगैरह, स्टोर रूम का इंश्योरेंस निकालता हूँ। फायर इंश्योरेंस आ गया है ही, और लास्ट में क्या है, मरीन इंश्योरेंस, मतलब अगर मेरा वेसल रहेगा, मैं अगर वेसल मतलब मैं जहाज से अगर ट्रैवल करता हूँ और मेरे प्रोडक्ट को बेचता हूँ, तो मेरे को कौन सा इंश्योरेंस निकालने का है, मरीन इंश्योरेंस। उसके बाद है डियर स्टूडेंट, एक्सप्लेन दी फॉलोइंग, छोटे छोटे शॉर्ट नोट्स है। डबल इंश्योरेंस, अभी डबल इंश्योरेंस मतलब क्या, तो डबल इंश्योरेंस मतलब पॉलिसी होल्डर एक से ज्यादा पॉलिसी लेता है, एक नहीं एक से ज्यादा पॉलिसी, तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं, तो उसको हम लोग बोलते हैं डबल इंश्योरेंस। दिस कैन बी इंटेंशनल फॉर एडिंग सिक्योरिटी, एक्सीडेंटल ड्यू टू ओवरलैपिंग कवरेज। अब ये क्यों लेते हैं, तो उनको एक डर लगता है कि एक कंपनी ने अगर मेरा क्लेम रिजेक्ट किया तो दूसरी कंपनी मेरा क्लेम पास करेगी ना, बराबर है, तो इसीलिए ये लोग क्या करते हैं, एक से ज्यादा दूसरी पॉलिसी लेके रखते हैं। पर्पस क्या रहता है, एक पर्पस इंटेंशनल रहता है, एक मेरा इंटेंशनल रहता है, और दूसरा एक रहता है एक्सीडेंटल। क्या रहता है, एक्सीडेंटल, मतलब जो अभी मैंने एक्सप्लेन किया कि एक कंपनी ने अगर ये किया, रिजेक्ट किया, तो दूसरी कंपनी एटलीस्ट पास करेगी। की प्रिंसिपल्स क्या है, तो पहला है इंडेमनिटी है और दूसरा है कंट्रीब्यूशन। क्या है, कंट्रीब्यूशन, तो प्रिंसिपल ऑफ इंडेमनिटी हर एक को पता ही है, इंश्योरेंस में इंडेमनिटी प्रिंसिपल्स बहुत इंपॉर्टेंट है। और प्रिंसिपल ऑफ कंट्रीब्यूशन मतलब क्या, तो प्रिंसिपल ऑफ कंट्रीब्यूशन मतलब अगर मेरे पास दो पॉलिसीज है तो दो पॉलिसीज रेशो में डिवाइड होती है। क्या होती है, रेशो में। अगर 5 लाख का क्लेम है तो दोनों कंपनीज मिलके मेरे को क्या देगी, 5 लाख का क्लेम देगी। आगे है पॉलिसी क्लॉजेस, तो कभी कभी प्रोरेटा क्लॉज, ईच इंश्योरर्स प्लेस, बराबर है, प्रोपोर्शनेट शेयर ऑफ क्लेम बेस, तो पॉलिसी के कुछ क्लॉजेस रहते हैं। कभी कभी रहता है एक्सेस क्लॉज भी रहता है उधर। अभी एक्सेस क्लॉज मतलब क्या,
तो डिपेंडिंग अपॉन द पॉलिसी, पॉलिसीज में जो भी टर्म्स एंड कंडीशंस मेंशन रहेंगे उस हिसाब से अपने को पेमेंट होता है। लेकिन 12th स्टैंडर्ड ओसीएम से हम लोग पढ़ते आ रहे हैं बच्चों को कि ज्यादा करके कंट्रीब्यूशन ही होता है, मतलब शेयरिंग होता है। आगे एडवांटेजेस, तो पहला है एडवांटेजेस क्या है, इंक्रीज कवरेज, कवरेज इंक्रीज होता है। और दूसरा एडवांटेजेस सबसे इंपॉर्टेंट है, सिक्योरिटी मिलती है अपने को। क्या मिलती है? सिक्योरिटी। चलो ना, मेरा न्यू इंडिया एश्योरेंस ने रिजेक्ट किया लेकिन ओरिएंटल तो पास करेगा। डिसएडवांटेजेस क्या है, अरे दो पॉलिसी ले रहे हो तो प्रीमियम क्या छोटा आएगा? प्रीमियम तो बड़ा ही आएगा। तो फर्स्ट डिसएडवांटेज इज हायर प्रीमियम्स। नेक्स्ट इज कॉम्प्लेक्स क्लेम प्रोसेस, तो क्लेम प्रोसेस कॉम्प्लेक्स हो जाता है बिकॉज आप किसके पास ओरिजिनल फाइल भेजोगे, उसके बाद दोनों एजेंट का मिलना, दोनों कंपनीज का इंटर में बात होना, तो ये बहुत बड़ी प्रोसेस रहती है। उसके बाद है प्रैक्टिकल कंसिडरेशंस क्या है, तो रिव्यू पॉलिसीज, पॉलिसीज का रिव्यू लेना इंपॉर्टेंट रहता है। कम्युनिकेट विथ इंश्योरर्स, मतलब आपको ये करना पड़ता है ना, नोटिफाई करना पड़ता है कि बाबा एडमिट किया हुआ है, अभी 24 आवर्स में आप विजिट कर सकते हो। आगे है अंडरस्टैंड क्लॉजेस, जो भी क्लॉजेस है आपको अंडरस्टैंड करने पड़ते हैं। दूसरा शॉर्ट नोट है इंश्योरेबल इंटरेस्ट। अभी इंश्योरेबल इंटरेस्ट ना, ये फंडामेंटल प्रिंसिपल है। कैसा है? फंडामेंटल। पॉलिसी होल्डर हैव लेजिटिमेट इंटरेस्ट इन प्रिजर्वेशन ऑफ इंश्योर्ड आइटम। मैं सिंपल में बता देता हूं, मैं अगर पॉलिसी ले रहा हूं तो क्यों ले रहा हूं? मेरे को इंटरेस्ट है इसीलिए ले रहा हूं ना। अभी मैं अगर लाइफ इंश्योरेंस ले रहा हूं तो मेरे को चिंता है मेरे लाइफ की, इसीलिए मैंने लाइफ इंश्योरेंस ले लिया। मैं अगर मेरे फोर व्हीलर का, टू व्हीलर का इंश्योरेंस ले रहा हूं तो मेरे को डर है कि अगर कुछ कल हुआ तो मेरे पास बर्डन बहुत आएगा फाइनेंशियल। इसलिए मैं क्या करता हूं, मेरे को इंटरेस्ट है उस चीज में, मेरे चीज में, इसलिए उसका मैं क्या निकालता हूं, इंश्योरेंस निकालता हूं। तो यही बोला हुआ है इंश्योरेबल इंटरेस्ट। व्हाट? इंश्योरेबल इंटरेस्ट। की कंसेप्ट इज वैलिडेटिंग इंश्योरेंस कॉन्ट्रैक्ट। अभी देखते हैं पहला, पर्पस। पर्पस क्या रहता है डियर स्टूडेंट? तो पर्पस मेरा रहता है डियर स्टूडेंट, व्हाट पर्पस क्या रहेगा इधर? तो पर्पस मेरा रहेगा डियर स्टूडेंट कि यहाँ पे यहाँ पे क्या करने का है मेरे को, तो यहाँ पे डियर स्टूडेंट्स इंश्योरेबल इंटरेस्ट में मेरे को वैलिडेटिंग इंश्योरेंस कॉन्ट्रैक्ट, मतलब जो भी इंश्योरेंस कॉन्ट्रैक्ट है वो प्रॉपर क्या करने का है, प्रॉपर वैलिडेट करने का है। क्या करने का है? वैलिडेट। आगे डियर स्टूडेंट प्रिवेंटिंग गैम्बलिंग। अगर यहाँ पे कोई गैम्बलिंग वगैरह है, मतलब मैं कुछ गलत तरीके से काम करता हूं, तो मेरे को वो प्रिवेंट करना पड़ेगा। रिड्यूसिंग मॉरल हजार्ड, मतलब मिटिगेट द रिस्क ऑफ मॉरल हजार्ड। इंश्योर माइट इंटेंशनली कॉज और लॉस टू बेनिफिट फ्रॉम द इंश्योरेंस पे आउट। मतलब यहाँ पे ऐसा नहीं होना चाहिए कि मैंने खुद ने ही मेरे गोडाउन पूरा जला दिया, क्योंकि वो जो इसी के मॉडल्स थे ना वो अभी क्या हो चुके थे, इनवैलिड हो चुके थे, कोई उसको भाव ही नहीं दे रहा है, इसीलिए मैंने खुद ने मेरा गोडाउन जलाया और अभी क्या कर रहा हूं मैं, इंश्योरेंस ले रहा हूं। तो ऐसा नहीं चलेगा। सेकंड पॉइंट इज रिक्वायरमेंट्स। रिक्वायरमेंट में पहला है ओनरशिप, ओनरशिप खुद चाहिए। आगे है लीगल रिलेशनशिप, तो लीगल रिलेशनशिप चाहिए, बराबर है। और उसके बाद है इकोनॉमिक लॉस, वहां पे अगर लॉस ही नहीं है तो इंश्योरेंस का सवाल ही नहीं है। आगे ये कहां कहां पे होता है इंश्योरेबल इंटरेस्ट? प्रॉपर्टी इंश्योरेंस, मेरे प्रॉपर्टी में मेरे को इंटरेस्ट है तो मैं कौन सा इंश्योरेंस निकालता हूं, तो मैं प्रॉपर्टी से रिलेटेड इंश्योरेंस निकालता हूं, लेकिन वहां पे कौन सा प्रिंसिपल आता है, इंश्योरेबल इंटरेस्ट। आगे डियर स्टूडेंट लाइफ इंश्योरेंस। लाइफ इंश्योरेंस ऑब्वियसली हर एक के पास रहता है, हर एक को अपने लाइफ की क्या रहती है, फिक्र रहती है। आगे है बिजनेस इंश्योरेंस। कोई बड़ा बिजनेसमैन है, वो बोलेगा मेरे इतने इतने प्रोडक्ट्स है, सारे जल गए, मेरे पास कुछ नहीं है, तो वो बिजनेस इंश्योरेंस निकलता है। टाइमिंग ऑफ इंश्योरेबल इंटरेस्ट। अभी टाइमिंग क्या रहेगा इंश्योरेबल इंटरेस्ट का? तो टाइमिंग की अगर हम लोग बात करते हैं इंश्योरेबल इंटरेस्ट का, तो एट इंसेप्शन एंड टाइम ऑफ लॉस। एट इंसेप्शन। अभी टाइमिंग ऑफ इंश्योरेबल इंटरेस्ट में अगर हम लोग बात करते हैं तो एट इंसेप्शन एंड टाइम ऑफ लॉस, जब भी आपका लॉस होता है तभी ये क्या होता है डियर स्टूडेंट, इंश्योरेबल इंटरेस्ट कंसेप्ट सामने आता है, मतलब अराइज होता है। नहीं तो नॉर्मली वो अराइज नहीं होता है। तो पहला ही पॉइंट यहाँ पे वैलिड रखो, सेकंड पॉइंट मत वैलिड रखो। लीगल रिक्वायरमेंट्स, कॉन्ट्रैक्ट वैलिडिटी। इफ नो इंटरेस्ट देन वॉइड। अगर मेरे को इंटरेस्ट ही नहीं है इंश्योरेबल इंटरेस्ट, तो मैंने अगर पॉलिसी निकाली भी तो भी वो क्या रहेगी, वॉइड रहेगी। क्या रहेगी? वॉइड। उसको वैलिडिटी मिलेगी नहीं। रेगुलेटरी रिक्वायरमेंट्स, तो कौन से लॉज यहाँ पे फॉलो होते हैं, तो आईआरडीए होगा। लाइफ इंश्योरेंस है, मतलब एलआईसी का खुद का एक्ट है। और तीसरा क्या है, प्रोटेक्ट द इंटरेस्ट ऑफ कस्टमर्स, बराबर, मतलब इंश्योरेंस होल्डर्स। आगे है प्रिंसिपल ऑफ सब्रोगेशन। अब ये सब्रोगेशन क्या कंसेप्ट है, तो सुनो, सब्रोगेशन में एप्लीकेबल टू ऑल कॉन्ट्रैक्ट्स ऑफ इंडेमनिटी आफ्टर इंश्योरेंस कॉम्पेंसेटेड लॉस ड्यू टू डैमेज प्रॉपर्टी इंश्योरेंस, देन द राइट ऑफ ओनरशिप सच प्रॉपर्टी पासेस टू द इंश्योरर। बोलता हूं मैं क्या है वो। देखो मैंने फायर इंश्योरेंस निकाला, कौन सा इंश्योरेंस, फायर, और मैंने मेरा पूरा गोडाउन
जल के राख हो गया। कंपनी वाले आए, कंपनी वालों ने देखा 50 लाख का पॉलिसी है, 40 लाख का पूरा इसका लॉस हुआ है। उन्होंने मेरे को 40 लाख दे दिए। कितने दिए? 40 लाख। 40 लाख देने के बाद भी मैं क्या बोलता हूँ, अरे अभी वो जो आधे जले हुए फैन है ना, वो मेरे को दे दो, हाँ, मैं उसको भंगार वाले को बेच दूंगा। नहीं, कंपनी क्या बोलती है? कंपनी बोलती है वो अभी आपके नहीं है, वो हमारे हो चुके हैं फैंस। मैंने फैन का 40 लाख तो दे दिया ना आपको, जो भी आपका लॉस है वो। तो अभी जो भंगार बचा हुआ है उसके ऊपर आपका राइट नहीं है, उसके ऊपर सब्रोगेशन मतलब कंपनी का राइट है। ओके, तो यहाँ पे आपको और एक एग्जांपल देता हूं चाहिए तो। ए के पास एक टू व्हीलर रहती है, वो टू व्हीलर क्या हो जाती है? वो टू व्हीलर गुम हो जाती है, कोई उसको चुरा लेता है, पुलिस स्टेशन में कंप्लेंट लिखता है वो जाके। उसके बाद इंश्योरेंस कंपनी उसको उस बाइक का जितना भी वैल्यू रहता है, करंट वैल्यूज पॉलिसी के ऊपर लिखा हुआ रहता है, वो दे देती है। 4 महीने के बाद पुलिस रिपोर्ट देती है कि वो बाइक मिल गई है। अभी वो बाइक के ऊपर किसकी ओनरशिप है? आप मेरे को बोलो, मिस्टर ए की ओनरशिप रहेगी कि इंश्योरेंस कंपनी की? इंश्योरेंस कंपनी। इंश्योरेंस कंपनी की ओनरशिप रहेगी। क्यों इंश्योरेंस कंपनी की? क्योंकि ट्रांसफर ऑफ राइट आफ्टर कॉम्पेंसेशन। मैंने क्या वर्ड यूज किया? कॉम्पेंसेशन के बाद राइट ट्रांसफर हो चुके हैं, सबरोगेट हो चुके हैं इंश्योरेंस कंपनी के पास। ओके, की एलिमेंट्स क्या पॉइंट है देखते हैं। सबरोगेशन राइट्स फ्रॉम इंश्योर्ड टू इंश्योरर, रिकवरी ऑफ लॉसेस फ्रॉम थर्ड पार्टी। हाँ, ये आपको क्या है बता देता हूं। रिकवरी ऑफ लॉसेस फ्रॉम थर्ड पार्टी। देखो, हम लोग टू व्हीलर का ही एग्जांपल कंटिन्यू करते हैं। मैं मेरी टू व्हीलर रास्ते से लेके जा रहा था, ऑटो वाला आया, ऑटो वाले ने मुझे ठोक दिया। मैंने कुछ नहीं बोला, बराबर है, बिकॉज मेरे को कुछ लगा नहीं, मेरे गाड़ी को लगा। मैंने क्यों नहीं बोला? मेरा इंश्योरेंस है ना। लेकिन सबरोगेशन राइट के अंतर्गत, सबरोगेशन प्रिंसिपल के अंतर्गत इंश्योरेंस कंपनी को ये राइट है कि वो ऑटो वाले के ऊपर केस ठोक सकते हैं और ऑटो वाले के पास से पूरा पैसा रिकवर कर सकते हैं। मेरा और इंश्योरेंस कंपनी का ऑटो वाले का कुछ प्रॉब्लम नहीं है, बिकॉज मेरे को पैसा कौन देने वाला है? कंपनी देने वाली है, मेरा इंश्योरेंस है। लेकिन ऑन बिहाफ ऑफ मी, इंश्योरेंस कंपनी कैन सूट, फाइल अगेंस्ट ऑटो रिक्शा वाला। आगे है एप्लीकेशन इन इंश्योरेंस। प्रॉपर्टी में वो होता है सबरोगेशन। हेल्थ इंश्योरेंस, एक्सीडेंट फ्रॉम ऑटो। देखो यहाँ पे ऑटोमोबाइल इंश्योरेंस, डैमेज ड्यू टू ड्राइवर। अगर ड्राइवर की वजह से डैमेज हुआ है तो भी हम लोग क्या कर सकते हैं? सबरोगेशन राइट्स ले सकते हैं। आगे है प्रोसेस ऑफ सबरोगेशन। पहला क्लेम पे आउट, राइट टू रिकवरी, लीगल एक्शन, सेटलमेंट। बराबर है, वहां पे फाइनली क्या हो जाता है? सेटलमेंट किया जाता है। नेचर एंड स्कोप ऑफ फायर इंश्योरेंस, सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। फायर इंश्योरेंस मीनिंग फायर इंश्योरेंस दैट प्रोवाइड कवरेज टू डैमेज और लॉस कॉज बाय फायर। बराबर। हेल्प टू प्रॉपर्टी ओनर टू रिकवरी फ्रॉम द फाइनेंशियल लॉस ऑफ द रिलेटेड इंसिडेंट। नेचर क्या रहता है? कॉन्ट्रैक्ट ऑफ इंडेमनिटी, तो वो हर एक इंश्योरेंस में रहेगा, इंडेमनिटी। सेकंड, पर्सनल कॉन्ट्रैक्ट, एक पर्सनल कॉन्ट्रैक्ट रहता है जो पॉलिसी होल्डर है उसका और कंपनी के बीच। रिस्क कवरेज, फायर इंश्योरेंस से अपने को रिस्क कवर हो जाती है। इंश्योरेबल इंटरेस्ट तो चाहिए, नहीं तो पॉलिसी क्यों ले रहे हो। पांचवा पॉइंट है स्पेसिफाइड पीरियड। ये पॉलिसी स्पेसिफाइड पीरियड के लिए रहती है, जैसे कि 12 महीना, 16 महीना, 24 महीना। स्कोप, टाइप्स ऑफ प्रॉपर्टीज, पहला क्या क्या इसमें कवर होता है? रेसिडेंशियल प्रॉपर्टी में घर का फायर इंश्योरेंस निकाल सकता हूं, मैं फ्लैट का निकाल सकता हूं। मैं कमर्शियल प्रॉपर्टीज, जो मेरा शॉप है, जो मेरा क्या बोल सकते हैं, दुकान है, उसका निकाल सकता हूं। इंडस्ट्रियल प्रॉपर्टीज, मेरी इंडस्ट्री यूनिट, मैन्युफैक्चरिंग यूनिट, वहां पे मैं निकाल सकता हूं फायर इंश्योरेंस। पब्लिक प्रॉपर्टीज, पब्लिक प्रॉपर्टीज का भी फायर इंश्योरेंस निकाला जाता है। कंटेंट्स, कंटेंट्स मतलब क्या? कोई स्पेशल फर्नीचर है, फिक्चर है, मशीनरी है, खास उसका इंश्योरेंस। मतलब एक ऑफिस है लेकिन उसके अंदर बहुत फर्नीचर है, बराबर, जैसे कि अपना कॉलेज का ही उदाहरण ले लो, बराबर है, क्लासेस कॉलेज, बहुत सारा फर्नीचर रहता है, बेंच वगैरह, उसका इंश्योरेंस। रिस्क कवर्ड, क्या क्या रिस्क रहता है? फायर, आपको पता ही है, आग लग गई तो। लाइटनिंग, जो थंडरस्टॉर्म अटॅक रहता है, बराबर है, जैसे वीज, पावसाळ्यामध्ये वीज कोसळते, बराबर। उसके बाद है एक्सप्लोजन, स्फोट होता है तो वो भी कवर है। इंपल्शन, इम्पोजन, एक्सप्लोजन, इम्प्लोजन। इम्प्लोजन मतलब बोलता हूं स्पोर्ट ही, लेकिन वो स्पोर्ट बाहर हुआ, सुनो, स्पोर्ट बाहर हुआ और उसकी वजह से मेरे बिल्डिंग का क्या हो गया? मेरे बिल्डिंग में फायर लग गई। मेरा बिल्डिंग का और स्पोर्ट का कुछ रिलेशन नहीं था, वो बाहर हो गया, लेकिन मेरे बिल्डिंग में क्या लग गई? उसकी वजह से आग लग गई। वाटर डैमेज, बराबर है, वाटर डैमेज हो गया, स्मोक डैमेज हो गया,
एडिशनल पेरिल्स मतलब अर्थक्वेक है, फ्लड है, ये सब इसमें इंक्लूड होता है। एक्सक्लूजन, क्या एक्सक्लूजन नहीं है? फायर, वॉर एंड न्यूक्लियर रिस्क, दो कंट्री के बीच में वॉर है, न्यूक्लियर है, उसकी वजह से आपके प्रॉपर्टी के ऊपर अगर आग लग गई, क्लेम नहीं मिलेगा। इंटरनेशनल एक्ट, कुछ इंटरनेशनल एक्ट कुछ चल रहा है दो कंट्री के बीच में, नहीं मिलेगा। इलेक्ट्रिकल शॉक सर्किट नहीं मिलेगा। उसके बाद है अनऑक्यूपाइड प्रॉपर्टी, कोई अनऑक्यूपाइड प्रॉपर्टी है उसकी वजह से आपके यहाँ पे फायर लग गई, नहीं मिलेगा। उसके बाद है मैकेनिकल ब्रेकडाउन, कोई मशीन का प्रॉब्लम था उसकी वजह से यहाँ पे फायर इंश्योरेंस हो गया तो नहीं मिलेगा। आगे है क्लेम प्रोसेस। क्लेम प्रोसेस हमेशा सेम ही रहेगा, एक ध्यान में रखो, क्लेम प्रोसेस सेम रहेगा, क्लेम प्रोसेस हमेशा सेम रहेगा। प्लीज म्यूट पे रखिए, म्यूट पे रखो। क्लेम प्रोसेस सेम रहेगा। तो क्लेम प्रोसेस में पहले क्या आता है? क्लेम प्रोसेस में पहला आता है नोटिफिकेशन। मेरे यहां पे अगर फायर लग गया तो मैं कंपनी को फोन करके बताऊंगा कि क्या हो गया है, फायर हो गया है। उसके बाद असेसमेंट होगा, कितना फायर हुआ, कैसे हुआ, डॉक्यूमेंटेशन होगा, पंचनामा होगा, उधर इन्वेस्टिगेशन होगा, पूरा डॉक्यूमेंट देखा जाएगा, फाइनली सेटलमेंट होगा। आगे है टर्म्स एंड कंडीशंस ऑफ स्टैंडर्ड फायर पॉलिसी। स्टैंडर्ड फायर पॉलिसी के टर्म्स एंड कंडीशंस क्या रहते हैं? तो देखते हैं पहला कवरेज स्कोप। उसका कवरेज स्कोप क्या रहता है? तो पहला है पेरिल्स कवर। पेरिल्स मतलब क्या धोखा है, बराबर, अटैक कहां से हो सकता है, कहां से फायर हो सकता है, वो क्या क्या कवर है? तो पहला फायर है, लाइटिंग है, एक्सप्लोजन एक्सप्लोजन है, इम्प्लोजन है, बर्स्टिंग टेक्स पाइप्स, बराबर है। उसके बाद स्टॉर्म, साइक्लोन, ये सब क्या है? कवरेज है। क्या है? कवरेज। मिसाइल टेस्टिंग ऑपरेशंस इंक्लूड है। एक्सक्लूजन्स क्या है? जनरल एक्सक्लूजन्स, लॉस और डैमेज कॉज बाय वॉर, न्यूक्लियर, डैमेज ऑफ प्रॉपर्टी ड्यू टू हीटिंग प्रोसेस, कभी कभी गर्मी की वजह से क्या हो जाता है, डैमेज हो जाता है ना, डायरेक्ट आग लगती है। लॉस ऑफ प्रॉपर्टी ड्यू टू पोल्यूशन, ज्यादा पोल्यूशन हुआ, आपकी डैमेजेस हुआ, नहीं मिलेगा। डैमेज और थेफ्ट ड्यूरिंग फायर, लॉस, डैमेज, करेंसी नोट्स, फायर के दौरान, सुनो, फायर के दौरान आपके वहां पे 5 लाख रुपए थे, जल के राख हो गए, नहीं मिलेगी। आपकी कुछ ड्राइंग्स थी, नहीं मिलेगी। अगेंस्ट सम इंश्योर्ड, मैक्सिमम लाइबिलिटी ऑफ इंश्योरर, इंश्योरर की मैक्सिमम लाइबिलिटी है, जितना पेड करो उतना पेड करो। पॉलिसी 1 करोड़ की है तो 2 करोड़ तो नहीं देंगे, लेकिन 1 करोड़ तो दे सकते हैं। प्रीमियम पेमेंट कैलकुलेटेड ऑन प्रॉपर्टी वैल्यू, प्रीमियम किसके ऊपर कैलकुलेटेड होगा? प्रॉपर्टी वैल्यू के ऊपर। उसके बाद है इंश्योर्स ड्यूटीज, मतलब पॉलिसी होल्डर की क्या ड्यूटी है? डिस्क्लोजर, खुद सब कुछ डिस्क्लोज करो, झूठ मत बोलो। केयर एंड मेंटेनेंस, मेंटेनेंस करने का ड्यूटी भी उसका ही है। नोटिफिकेशन ऑफ, ओके, चेंजेस, कुछ चेंजेस अगर होता है तो नोटिफिकेशन करने का। आगे है क्लेम प्रोसेस कैसा रहता है? तो पहला नोटिफिकेशन, उसके बाद मिटिगेशन। मिटिगेशन मतलब क्या? मेरे यहाँ पे अगर फायर हुआ तो मैं देख के नहीं बैठूंगा, मैं क्या करूंगा, मैं तुरंत अग्निशामक दल को बुलाऊंगा, मैं खुद उसको क्या करने का ट्राई करूंगा, कम करने का ट्राई करूंगा। उसके बाद इन्वेस्टिगेशन होगा, पंचनामा होगा, और सबरोगेशन। सबरोगेशन मतलब मैंने पहले एक्सप्लेन किया ना, 40 लाख के अगर मेरे फैन जल के राख हो जाते हैं तो बाद में फैन जो है ना, भंगार, वो कंपनी के हो चुके हैं। पॉलिसी कंडीशंस, कैंसलेशन, कंट्रीब्यूशन और आर्बिट्रेशन। अभी कैंसलेशन कैसे हुई, तो कैंसलेशन में रिफंड कैसे मिलेगा प्रीमियम का, वो सब वहां पे दिया हुआ रहता है। कंट्रीब्यूशन अगेन 1 और 2 पॉलिसी, तो दोनों कंट्रीब्यूट करेंगे। आर्बिट्रेशन मतलब क्या? कुछ ज्यादा ही कॉम्प्लिकेटेड मैटर है, मैटर प्रकरण ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड है, तो वहां पे क्या होगा, वहां पे आर्बिट्रेशन होगा, दोनों बैठ के सॉर्ट आउट करेंगे। वारंटीज एंड कंडीशंस, वारंटीज एंड कंडीशंस की अगर हम लोग बात करते हैं तो मेंटेनेंस ऑफ प्रॉपर्टी, फायर सेफ्टी मेजर्स। एक ये भी देखा जाता है फायर इंश्योरेंस देते वक्त कि आपके यहाँ पे फायर सेफ्टी मेजर्स है क्या, अगर नहीं है तो वो लगवाने को बोलते हैं कि पहले लगवाओ फायर सेफ्टी मेजर्स। आगे है अगला क्वेश्चन, इंपॉर्टेंस ऑफ लाइफ इंश्योरेंस। पहला है मीनिंग, क्रूशियल फाइनेंशियल टूल, सबसे इंपॉर्टेंट फाइनेंशियल टूल है। न्यूमरस बेनिफिट्स, बहुत सारे बेनिफिट्स है उसके। उसके बाद है फैमिलीज को बेनिफिट मिलता है उससे ज्यादा करके। उसके बाद है फाइनेंशियल प्रोटेक्शन फॉर डिपेंडेंट्स, अगर कोई आदमी ने लाइफ इंश्योरेंस ले लिया तो उसके बाद उसके फैमिली को उससे क्या मिलता है, उससे उसके फैमिली को फाइनेंशियल प्रोटेक्शन मिलता है। इनकम रिप्लेसमेंट, इनकम रिप्लेसमेंट मतलब क्या? अगर उसका इनकम गया तो इंश्योरेंस का जो भी पैसा आया हुआ है उसको कहाँ इन्वेस्ट करके वो लोग मंथली इनकम कमा सकते हैं। डेप पेमेंट, अगर उसका कर्जा है वो चुका सकते हैं। पीस ऑफ माइंड, एक टेंशन नहीं रहता है, माइंड शांत रहता है क्योंकि आपके पास सिक्योरिटी है, आपके पास फ्यूचर प्लानिंग के लिए क्या है, लाइफ इंश्योरेंस है। सेविंग एंड इन्वेस्टमेंट,
कंपोनेंट। एक सेविंग और इन्वेस्टमेंट भी क्या हो जाता है, लाइफ इंश्योरेंस से हो जाता है। कैश वैल्यू है फॉर सेविंग्स। आगे है टैक्स बेनिफिट। तो आपको पता है लाइफ इंश्योरेंस ज्यादा करके टैक्स फ्री रहता है। क्या रहता है, टैक्स फ्री। डेथ बेनिफिट, टैक्स डेफर्ड ग्रोथ, बिजनेस कंटिन्यूटी। अगर बिजनेस कंटिन्यू करने का है तो लाइफ इंश्योरेंस जरूरी है, बिकॉज आपके जाने के बाद वो पैसा बिजनेस में भी आपकी फैमिली यूज कर सकती है और बिजनेस को कंटिन्यू कर सकती है। कवरिंग फाइनल एक्सपेंसेस, जैसे कि नहीं बोलना चाहिए लेकिन ये पढ़ाने का पार्ट है इसलिए बोल रहा हूँ। फ्यूनरल के एक्सपेंसेस रहते हैं, कभी किसी आदमी के पास नहीं रहता है, फ्यूनरल है, मेडिकल एक्सपेंसेस लास्ट के। हॉस्पिटल जब तक बिल नहीं लेता है तब तक आदमी को नहीं देते हैं, सरेंडर नहीं करते हैं फैमिली के पास, तभी ये पैसा जो रहता है ये यूजफुल रहता है। आगे है सप्लीमेंटल रिटायरमेंट इनकम। अगर कोई आदमी एकदम अच्छा ठीक ठाक है, अगर उसको कुछ हुआ ही नहीं 40-50 साल, तो उसको उसका पॉलिसी मैच्योर हो जाने के बाद पैसा मिलता है, तो वो क्या है, रिटायरमेंटल इनकम है। अगर अपने फादर मदर रिटायर होते हैं तो वो लोग क्या करते हैं, जब भी ज्वाइंट होते हैं जॉब पे तभी एक पॉलिसी निकालते हैं जो रिटायरमेंट के टाइम पे क्या हो जाएगी, मैच्योर हो जाएगी। तो वो एक रिटायरमेंटल इनकम ही है ना। उसके बाद है इस्टेट प्लानिंग, और आप लोग उस पैसे से इस्टेट प्लानिंग कर सकते हो, फ्लैट ले सकते हो, जगह ले सकते हो। प्रिंसिपल्स क्या है, तो नॉर्मल प्रिंसिपल जो है ना वही है, जैसे कि प्रिंसिपल ऑफ अटमोस्ट गुड फेथ। अटमोस्ट गुड फेथ मतलब क्या डियर स्टूडेंट, अटमोस्ट गुड फेथ मतलब कुछ भी छुपाने का नहीं, सब कुछ शो ऑफ करने का। कुछ छुपाओ मत। आपको कुछ डिजीज है, आपको अगर कोई ब्लड प्रेशर है, कोई भी प्रॉब्लम है, तो पॉलिसी लेते वक्त आपको वो मेंशन करने का है। प्रिंसिपल ऑफ इंश्योरेबल इंटरेस्ट, आपको इंश्योरेबल इंटरेस्ट है इसीलिए आप लोग ले रहे हो, नहीं तो आपने पॉलिसी लिया ही नहीं रहती थी। प्रिंसिपल ऑफ इंडेमनिटी, वो तो इंश्योरेंस में जरूरी है, प्रिंसिपल ऑफ इंडेमनिटी। प्रिंसिपल ऑफ सब्रोगेशन, सबसे इंपॉर्टेंट है प्रिंसिपल ऑफ सब्रोगेशन। सब्रोगेशन अभी मैंने एक्सप्लेन किया। प्रिंसिपल ऑफ कंट्रीब्यूशन, एक से दो पॉलिसीज। प्रिंसिपल ऑफ कॉजा प्रॉक्सिमा। अब ये प्रिंसिपल ऑफ कॉजा प्रॉक्सिमा क्या रहता है, तो आपको एक एक्सप्लेन करता हूं। प्रिंसिपल ऑफ कॉजा प्रॉक्सिमा, प्रिंसिपल ऑफ कॉजा प्रॉक्सिमा ऐसे बोलता है कि आपने जो पॉलिसी ली है ना, तो आपके ओरिजिनल कॉज के लिए आपको कॉम्पेंसेशन मिलेगा, आपको दूसरे बात के लिए कॉम्पेंसेशन मिलेगा नहीं। बताता हूं क्या है वो। अभी देखो मरीन इंश्योरेंस लिया था, तो मरीन इंश्योरेंस में दो शिप का कोलिजन हो गया, एक दो के ऊपर शिप क्या हो गई, धड़क गई, बराबर। और वो शिप 4-5 दिन समंदर में ही रहेगा। अभी वहां से जा रहे थे हापुस मैंगोज, एक जेट्टी से दूसरे जेट्टी पे जा रहे थे, बराबर। और वो शिप 2-3 दिन वहां पे ही मैंगोज शिप में ही रह गए। अभी हुआ ऐसे, मैंगोज पूरे खराब हो गए। तो ये प्रिंसिपल ऐसा बोल रहा है कि मैंगोज जो खराब हो गए तो उसके लिए क्लेम नहीं मिलेगा। क्लेम शिप और शिप, आपकी जो बोट एक दूसरे के ऊपर हो गई ना, धड़क हो गई ना, उसका जो भी डैमेज है उसके लिए मिलेगा। प्रिंसिपल ऑफ लॉस मिनिमाइजेशन, ये तो प्रिंसिपल है ही। कभी भी लॉस क्या करना चाहिए, मिनिमाइज करना चाहिए। क्या करना चाहिए, मिनिमाइज। शॉर्ट नोट, कंडीशन एंड वारंटीज इन मरीन इंश्योरेंस। मरीन इंश्योरेंस में क्या रहता है, कंडीशन और वारंटीज। सो एसेंशियल एस्पेक्ट ऑफ शिपिंग इंडस्ट्री, सबसे इंपॉर्टेंट है मरीन इंश्योरेंस का, मैंने यहाँ पे पहले मीनिंग लिया हुआ है। तो मरीन इंश्योरेंस ये शिपिंग इंडस्ट्री में एसेंशियल है। प्रोवाइडिंग प्रोटेक्शन टू शिप ओनर्स, कार्गो ओनर्स फ्रॉम वैरायटी ऑफ रिस्क। की कंपोनेंट ऑफ मरीन इंश्योरेंस इज कंडीशन एंड वारंटीज। इट इज इंपॉर्टेंट फॉर शिप एंड कार्गो ओनर्स टू हैव क्लियर अंडरस्टैंडिंग। बाद में ऐसा नहीं होना चाहिए, मैंने ऐसा बोला था, ओरली कुछ भी नहीं, जो भी है वो क्लॉज में डालो रिटर्न में। कंडीशन क्या रहता है, मरीन इंश्योरेंस कॉन्ट्रैक्ट बिटवीन इंश्योरर एंड इंश्योर्ड, ये तो सबको पता है। दैट कंटेन वेरियस टर्म्स एंड कंडीशंस। कंडीशन मस्ट बी फुलफिल्ड बाय इंश्योर्ड, इंश्योर्ड ने कंडीशन फुलफिल करनी चाहिए। इंश्योर्ड मतलब कौन, पॉलिसी होल्डर। फेलियर टू कंप्लाई कंडीशन में रिजल्ट इंश्योरर रिफ्यूजिंग टू पे अवर क्लेम। ऑब्वियसली मैंने अगर कुछ कंडीशन फुलफिल नहीं की, बराबर, मेरे को 6 महीने की मुदत दी थी पॉलिसी के बाद, तो वहां पे मेरा क्लेम क्या हो सकता है, कैंसिल हो सकता है। अभी कंडीशन दो टाइप की रहती है, इंप्लाइड रहती है और एक्सप्रेस रहती है। देखते हैं पहले इंप्लाइड। द कंडीशन विच आर नॉट एक्सप्लिटली स्टेटेड इन द पॉलिसी बट ऑटोमेटिकली इंक्लूडेड बाय द लॉ। कुछ कंडीशन ऐसी रहती है ना, क्लियरली स्टेटेड नहीं है लेकिन उसको अपने को पकड़ के लेना पड़ता है क्योंकि लॉ ही वैसा है, मतलब उसको हमको अज्यूम करके लेना पड़ता है, ये रहेगा ही। डीम टू हैव प्रेजेंट इन एवरी मरीन इंश्योरेंस पॉलिसी। पहला है सी वर्दीनेस, इसके ऊपर शॉर्ट नोट भी है। जहाज हे भक्कम असले पाहिजे, मतलब क्या, सी वर्दीनेस मतलब क्या, आप जिस वेसल, वेसल मतलब जहाज, बोट से आप ट्रैवल कर रहे हो, आप मरीन में प्रोडक्ट कार्गो लेके जा रहे हो, लोगों को लेके जा रहे हो, वो एकदम फिट रहना चाहिए, बराबर। उसमें कुछ भी डैमेजेस नहीं रहने चाहिए, उसमें कुछ भी फॉल्ट नहीं रहना चाहिए।
उसके बाद है लीगैलिटी। आप लोग जो भी जहाज से लेके जा रहे हो वो प्रॉपर अधिकृत रहना चाहिए। आप वहां पे गैम्बलिंग, कुछ ऐसा ड्रग्स वगैरह सप्लाई नहीं कर सकते हो, बराबर है? ऐसा अगर हुआ तो आपको क्लेम नहीं मिलेगा, कुछ भी हुआ तो। उसके बाद है गुड फेथ, और गुड फेथ मतलब मैंने वहां पे मराठी में लिखा हुआ है सर्व काही सफेर कारभार। कुछ भी है वो ट्रांसपेरेंट रहना चाहिए। आप क्या लेके जा रहे हो, कितना लेके जा रहे हो, सब कुछ क्लियर करो। एक्सप्रेस कंडीशंस, द कंडीशन विच आर स्पेसिफिकली स्टेटेड इन दिस पॉलिसी, दिस कंडीशन कैन वेरी डिपेंडिंग अपॉन द पॉलिसी। तो यहाँ पे कैसा है एक्सप्रेस कंडीशन में, तो पहला है नोटिफिकेशन रिक्वायरमेंट, मेंटेनेंस रिक्वायरमेंट और नेविगेशन लिमिट्स। नोटिफिकेशन रहता है, आपको नोटिफाई करना पड़ता है। मेंटेनेंस रिक्वायरमेंट, प्रॉपर मेंटेनेंस आपको करना पड़ता है। और नेविगेशन लिमिट्स मतलब आपको पता रहना चाहिए कि कौन से एरिया में कितने स्पीड से जाने का, कौन से रूट से नहीं जाने का। वारंटीज, अब ये वारंटीज क्या रहता है, स्टेटमेंट ऑफ फैक्ट दैट आर गारंटेड बाय इंश्योर्ड। ये स्टेटमेंट ऑफ फैक्ट रहता है जो इंश्योरर क्या देता है, गारंटी लेता है उसका। प्रॉमिस मेड बाय इंश्योरर टू द इंश्योरर रिगार्डिंग कंडीशन दैट ही यूज इंश्योर्ड वेसल, मतलब इंश्योरर बोलता है पॉलिसी होल्डर कुछ नहीं, टेंशन नहीं, बोट मेरा फुलफिल है, कैबिन क्रू एक्सपर्ट है, ट्रेन है, कुछ भी ड्रग्स वगैरह कुछ भी नहीं है, हम कैरी कर सकते हैं अपना जर्नी। इसको मैं क्या बोलता हूँ, इसको मैं वारंटी बोलता हूँ। इफ द वारंटी इज ब्रिच, अगर वहां पे कुछ हो गया, द इंश्योरर मे बी डिस्चार्ज फ्रॉम लाइबिलिटी, आगे की कंपनी अपना क्लेम पास करेगी नहीं, ध्यान में रखो। इम्प्लाइड वारंटीज, अभी इम्प्लाइड वारंटीज आर सर्टन फंडामेंटल, कुछ नहीं, ऊपर का इधर कॉपी पेस्ट करो बस, सेम है। ये ऑटोमेटिक रहता है प्रोमिसेस, इसको अपने को लेके चलना पड़ता है। तो क्या क्या है पॉइंट, सेम है। सीवर्दीनेस ऑफ वेसल, लीगैलिटी ऑफ नो मिस रिप्रेजेंटेशन, कोई गलत तरीके से नहीं, गुड फेथ और इंश्योरेबल इंटरेस्ट। Express warranties, the express warranties are specific that explicit promises or undertakings that are clearly stated in the insurance पॉलिसी। एक्सप्रेस वारंटी रिटर्न इनटू पॉलिसी, ये क्लियरली स्टेटेड रहता है, जैसे कि वॉयज का रूट क्या रहेगा, वेसल का रूट क्या रहेगा, कार्गो डिस्क्रिप्शन क्या क्या माल है, नहीं लिख के दे दो क्या क्या माल है वो, कंप्लायंस विद रेगुलेशंस, रूल के हिसाब से इसका वजन वगैरह किया है, और माल के पेपर से, जो भी प्रोडक्ट लेके जा रहे हैं उसके पेपर से है क्या अपने पास, यूजेस और पर्पस, उसका यूज क्या होने वाला है, पर्पस क्या रहेगा, क्वालिफिकेशन ऑफ क्रू, क्रू का क्वालिफिकेशन क्या है, नहीं तो कोई भी उठा के लेके आओ, नहीं उसका डिग्री चाहिए, उसका प्रॉपर ट्रेनिंग सर्टिफिकेट चाहिए, और नोटिफिकेशन ऑफ वारंटीज। अगला शॉर्ट नोट है कॉन्ट्रीब्यूटरी नेग्लिजेंस। अभी देखो ये मैंने बनाया नहीं है बिकॉज मैंने चैट जीपीटी में भी देखा, वो भी अलग आंसर दे रहा है, गूगल पे देखा वो थोड़ा अलग है, और बहुत बड़ा कंसेप्ट है, ये लॉ ऑफ टॉट का है। लेकिन क्या है बता देता हूं मैं। कॉन्ट्रीब्यूटरी नेग्लिजेंस मतलब क्या, आप, बराबर है, फॉर एग्जाम्पल मैं रास्ते से जा रहा था, लेकिन बहुत ट्रैफिक था, तो मैंने मेरी गाड़ी उल्टे साइड पे ले ली, बराबर है, और मैं क्या आ रहा हूं, मैं रॉन्ग साइड से गाड़ी चला रहा हूं, धीरे धीरे चला रहा था लेकिन रॉन्ग साइड से चला रहा था, लेकिन आगे की कार आई और उसने मुझे ठोक दिया। मैं जब पुलिस स्टेशन में गया एज अ फिरियादी, और मैंने वहां पे कंप्लेंट लिखी, तो वहां पे पुलिस लोगों ने क्या बोला, ये तो नेग्लिजेंस है लेकिन ये कॉन्ट्रीब्यूटरी नेग्लिजेंस है। देखो आगे वाली की गलती अगर है, आगे वाली गलती अगर 50% है तो आपकी गलती 60% है, आप क्यों रॉन्ग साइड से आ रहे थे, तो नेग्लिजेंस हुआ है लेकिन दोनों साइड से हुआ है, इसीलिए उसको क्या बोलते हैं, कॉन्ट्रीब्यूटरी नेग्लिजेंस। क्या बोलते हैं, कॉन्ट्रीब्यूटरी नेग्लिजेंस। आगे है हल इंश्योरेंस। कुछ नहीं, हल इंश्योरेंस मतलब ये इजी है, शिप्ड एयरक्राफ्ट, अभी जो मैंने बोला ना मरीन इंश्योरेंस, तो मरीन का भी इसमें लिखोगे ना तो भी चलेगा, कुछ प्रॉब्लम नहीं है। तो टाइप ऑफ इंश्योरेंस कवरेज डिजाइन टू प्रोटेक्ट द फिजिकल स्ट्रक्चर ऑफ शिप और एयरक्राफ्ट, लेकिन इसमें एयरक्राफ्ट भी इंक्लूड है, मतलब हेलीकॉप्टर्स, उसके बाद अपना एयरक्राफ्ट, अपने विमान जो रहते हैं वो। तो कवर वेसल बॉडी मशीनरी इक्विपमेंट अगेंस्ट रिस्क सच एज डैमेज लॉस डिस्ट्रक्शन, हेल्प्स टू मिटिगेट लॉस रिजल्टिंग फ्रॉम एक्सीडेंट्स। की एस्पेक्ट क्या है, तो कवरेज मरीन हल इंश्योरेंस और एविएशन हल इंश्योरेंस दो रहते हैं। मरीन का किसके लिए लागू है, शिप्स, बोट्स, वाटरक्राफ्ट, और एविएशन का किसके लिए लागू है, हेलीकॉप्टर, एयरक्राफ्ट। टाइप्स ऑफ पॉलिसीज, टोटल लॉस कवरेज, मतलब पूरा शिप सिलेक्टेड लॉस जो हुआ है उसका ही कवरेज मिलेगा, या फुल कवरेज, मतलब जितना भी हुआ है, कोई अलग पार्ट भी थोड़े से डैमेज हुए उसका भी मिलेगा। तीसरा है एडिशनल कवरेज ऑप्शंस, लाइबिलिटी इंश्योरेंस है, वॉर रिस्क इंश्योरेंस है, मशीनरी इंश्योरेंस है, ये भी आप लोग यहाँ पे निकाल सकते हो। चौथा है क्लेम्स एंड डिडक्शन, तो ऑब्वियसली डिडक्टेबल रहता है, आपको 100% इंश्योरेंस कभी भी नहीं मिलता है,
बराबर है, सर्टन केसेस में मिलता भी रहेगा। इंश्योरर असेस द कॉम्पेंसेशन, इंश्योरर क्या करता है, कॉम्पेंसेशन को असेस करता है, चेक करता है एक बार। इंपॉर्टेंस क्या है, फाइनेंशियल प्रोटेक्शन है, ऑपरेशनल कंटिन्यूटी है, अगर कुछ भी हो गया तो थोड़े इंश्योरेंस के बाद हम लोग अपना विमान, अपना हेलीकॉप्टर वापस से चालू कर सकते हैं। लीगल एंड रेगुलेटरी कंप्लायंस, तो यहाँ पे जो भी लीगल रेगुलेटरी लॉ के हिसाब से वो तो अपने को कंप्लीट करना ही है। आगे है एक्सीडेंटल इंश्योरेंस पॉलिसी। अब एक्सीडेंटल इंश्योरेंस पॉलिसी ये टाटा एआईजी और इंडियन पोस्ट ने निकाला हुआ है। 10 लाख के इंश्योरेंस के लिए 399 का प्रीमियम है, कुछ 400 रुपए में 10 लाख का आपको एक्सीडेंटल इंश्योरेंस मिलता है। तो इसमें क्या क्या कवर होता है, तो इसमें कवर होता है डिसेबिलिटी, डेथ, नहीं तो और क्या कवर होता है, मेडिकल एक्सपेंसेस, हॉस्पिटलाइजेशन एक्सपेंसेस। की फीचर्स, कवरेज स्कोप है, एक्सीडेंटल डेथ है, एक्सीडेंटल डिसेबिलिटी, मेडिकल एक्सपेंसेस, इसमें अपने को 3-3 लाइन लिखने का है। इनकम रिप्लेसमेंट, मतलब वो अगर आदमी डिसेबल हो गया तो एटलीस्ट 10 लाख आए, उसमें से कुछ बैंक में पैसा रखा तो उसको कुछ इंटरेस्ट तो आएगा महीने का। टाइप्स ऑफ पॉलिसीज, इंडिविजुअल का है, फैमिली का है और ग्रुप का है। तीसरा बेनिफिट्स, लमसम पेमेंट मिलता है, डेली हॉस्पिटल कैश 30-30 हजार का हॉस्पिटल कैश मिलता है। इमरजेंसी सर्विसेज, इमरजेंसी में ये पैसा काम में आता है। एक्सक्लूजन क्या है, अगर आदमी ने दारू पिया हुआ है, ड्रग्स, अल्कोहल, नहीं तो आदमी ने खुद से बराबर है क्या किया, सुसाइड वगैरह किया, तो ऐसे टाइम पे ये क्लेम पास नहीं होता है। क्लेम प्रोसेस सिंपल, नोटिफिकेशन कंपनी को बताने का, डॉक्यूमेंटेशन करने का, असेसमेंट होगा, इन्वेस्टिगेशन होगा और पेमेंट होगा। फाइनेंशियल सिक्योरिटी है, सप्लीमेंटल कवरेज है। मैंने जो बोला था सी वर्दीनेस, ये एक शॉर्ट नोट है, देखते हैं। इट इज अ लीगल एंड प्रैक्टिकल टर्म यूज्ड इन मैरीटाइम लॉ, बराबर है, मतलब मरीन लॉ, टू डिस्क्राइब, प्लीज म्यूट, प्लीज म्यूट। हाँ, अभी वापस से बोलता हूँ, सी वर्दीनेस, सी वर्दीनेस से शॉर्ट नोट है। तो यहाँ पे क्या है, ये मरीन इंश्योरेंस से रिलेटेड ही है, सी वर्दीनेस। सो इट इज अ लीगल एंड प्रैक्टिकल टर्म यूज्ड इन मैरीटाइम लॉ टू डिस्क्राइब द कंडीशन ऑफ वेसल। सिर्फ यहाँ पे इतना ही है कि आप जो वेसल अंदर लेके जा रहे हो, आप जो बोट अंदर लेके जा रहे हो, वो कैसा रहना चाहिए, वो एकदम फिट रहना चाहिए, फाइन रहना चाहिए, वहां पे सारे पार्ट्स अच्छे काम करते हुए रहने चाहिए। मतलब सिंपल सी बात है, आप जो वेसल वहां पे लेके जा रहे हो उसका एक बार ऑडिट करो, उसका एक बार चेक करो और प्रॉपर है कि नहीं, कंडीशन में है कि नहीं, उस देखने के बाद ही अंदर लेके जाओ, उसको हम लोग बोलते हैं सीवर्दीनेस। सीवर्दी वेसल इज अ वन दैट फिट इंटेंडेड वॉयज प्रॉपरली मैन इक्विप्ड मेंटेन टू द ऑर्डिनरी पेरिल्स ऑफ द सी। मतलब क्या है, जो सुनामी जैसी जो घटनाएं होती है, सुनामी छोड़ो, लेकिन छोटा सा कभी कभी वहां पे सायक्लोन आता है, वादळ येतात, लाटा येतात, या सगळ्यांना त्यांनी त्या जे जे वेसल आहे त्यांनी काय केलं पाहिजे, झेललं पाहिजे, मतलब उसका उतना स्ट्रांगनेस रहना चाहिए कि नहीं ये तो कुछ नहीं, ये एडजस्ट हो पाएगा। उसके बाद है फीचर्स, फिजिकल कंडीशन ऑफ द वेसल, एक बार फिजिकल कंडीशन देखना पड़ेगा। क्रू कॉम्पिटेंस, क्रू उतना कॉम्पिटेंस है क्या, आपका जो कैप्टन है वो कॉम्पिटेंट है क्या उतना। एडिक्वेट प्रोविजन ऑफ फूड एंड वाटर, फूड और वाटर का एडिक्वेट प्रोविजन है कि नहीं है, मतलब अभी एक एक महीने के लिए जा रहे हो तो उतना प्रोविजन देखना ही पड़ेगा। प्रॉपर डॉक्यूमेंटेशन, प्रॉपर डॉक्यूमेंट है आपके पास, सेफ्टी इक्विपमेंट है, मतलब वहां पे अगर कुछ हुआ तो छोटी छोटी बोट्स है क्या आपके पास। उसके बाद है इंश्योरेंस है क्या, उसके बाद लीगल लाइबिलिटी आपके पास। लीगल लाइबिलिटी, अभी लीगल लाइबिलिटी ये अगेन इंश्योरेंस के पॉइंट को रिलेट करता है, मतलब आपको वहां पे लाइबिलिटी रहती है, जो भी आप प्रोडक्ट लेके जा रहे हो, अगर पैसेंजर लेके जा रहे हो तो। एक क्वेश्चन पहला मैंने इमेज निकाला हुआ है, लिखने के लिए टाइम नहीं था। तो वो है लाइबिलिटी इंश्योरेंस। अभी ये क्या इंश्योरेंस है, शॉर्ट नोट है। लाइबिलिटी इंश्योरेंस इज अ टाइप ऑफ इंश्योरेंस पॉलिसी दैट प्रोवाइड प्रोटेक्शन टू इंडिविजुअल्स एंड बिजनेस अगेंस्ट रिजल्टिंग फ्रॉम इंजुरीज और डैमेज टू अदर पीपल और प्रॉपर्टी। तो अदर पीपल और प्रॉपर्टी के माध्यम से अगर आपको नहीं तो आपके बिजनेस को क्या होती है, इंजुरी होती है, तो लाइबिलिटी इंश्योरेंस, ये इंश्योरेंस पॉलिसी इंपॉर्टेंट होती है, वहां पे रोल प्ले करती है। इट कवर्स लीगल कॉस्ट एंड एनी पे आउट्स फॉर विच इंश्योर्ड वुड बी रिस्पॉन्सिबल इफ फाउंड लीगलिटी लाइबल। Liability insurance is essential for mitigating financial risk associated with lawsuits and claims. तो liability insurance क्या रहता है, तो liability insurance वहां पे ऐसा महत्वपूर्ण टूल रहता है। हम लोग वापस से एक बार सेकेंड लाइन देखते हैं। इट कवर्स लीगल कॉस्ट and any payouts for which insured would be responsible
इट फाउंड लीगली लायबल। तो यहाँ पे लीगल कॉस्ट जितना भी रहता है ना, वो क्या होता है, वो कवर होता है। क्या होता है? कवर। मतलब मैं आपको अभी एक एग्जांपल देता हूं। फॉर एग्जांपल लायबिलिटी इंश्योरेंस का, मेरी एक गलती थी और मैं ज्यादा स्पीड में गाड़ी चला रहा था और मैंने एक ऑटो वालों को ठोक दिया, बराबर है। अभी ये मेरी लायबिलिटी बनती है कि ऑटो वालों को अभी मैं क्या करूं, ऑटो वालों को अभी मैं पूरा उसका जो भी खर्चा है वो दे दूं। लेकिन ऐसे टाइम पे अगर मेरे पास लायबिलिटी इंश्योरेंस पॉलिसी रहेगी, मैंने भी ऐसा एक इंश्योरेंस निकाला रहेगा, मैं अगर लाइफ में ज्यादा गलतियां करता हूं, ज्यादा किसी को ऑटो से रिक्शा वालों को ठोकता हूं, तो मैं एक ऐसी पॉलिसी निकाल के रखता हूं जिससे मेरी लीगल कॉस्ट, मेरा पे आउट मैं क्या कर सकता हूं, आगे वाले इंश्योरेंस कंपनी के पास से रिकवर कर सकता हूं। क्या कर सकता हूं? रिकवर। तो यहाँ पे 2023 का जो पेपर है वो पूरा कवर हो चुका है, 2023। और उसमें 2 क्वेश्चन एडेड भी है। ग्रोथ इन इंडिया, बराबर, इंश्योरेंस का ग्रोथ कैसे हुआ इंडिया में। तो अभी मैं ट्राई करूंगा, रात को बैठूंगा वापस, और 2022 का पेपर अवेलेबल नहीं है वेबसाइट पे केईएस कॉलेज के, लेकिन 2022 के पहले मतलब 2019 का है, उसमें 2 पेपर्स है। उसमें भी बहुत सारे क्वेश्चंस दिए गए हैं, जैसे कि आईआरडीए, सिंपल सिंपल क्वेश्चन है। आईआरडीए का फंक्शंस क्या रहता है, उसका बॉडी कैसा रहता है। उसके बाद है एलपीजी, नेशनलाइजेशन प्राइवेटाइजेशन इंश्योरेंस का कैसे हुआ, तो वो भी एक क्वेश्चन है। ऐसे 4-5 क्वेश्चन मैंने देखे जो है, लेकिन ये 2023 के पेपर में से हम लोग एटलीस्ट 2 क्वेश्चन एक्सपेक्ट कर सकते हैं। 2 क्वेश्चन नहीं तो 2 शॉर्ट नोट तो एक्सपेक्ट कर सकते हैं। ओके डियर फ्रेंड्स, एनीवन हैव डाउट? किसी को अगर कुछ डाउट रहेगा तो पूछ सकते हो। हॅलो. येस। निखिल, उद्या परत थोडंसं रिव्हिजन करूया आपण कॉलेजला गेल्यावर. हां, कॉलेजला गेल्यावर करूया, आणि मला जर जमलं ना, तर मग मी एक सकाळी अर्ली मॉर्निंगला पुन्हा एकदा 2000 माझं जर रेडी झालं, 2019, हां. तर मी मॉर्निंगला अशी एक लेक्चर घेईन मग. टायमिंग तरी पण काय असेल? आता ते प्रिपरेशनवर आहे. एवढं प्रिपरेशन व्हायला ओके, वेळ ओके. जातो. हां, ठीक आहे. पॉसिबल झालं तर हां, येस, ठीक आहे. येस. ओके. आणि याची रेकॉर्डिंग मी थँक पाठवून देतो हां. जे लोकं लेट जॉइन झालेले आहेत, आता मी YouTubeवरती अपलोड करतो आणि तुम्हाला इंडिव्हिज्युअली टाकतो हां. हां, ओके, ओके. चालेल. ओके, ओके, ओके. ओके, ओके. चलो. थँक यू. वेलकम, थँक वेलकम, यू. वेलकम, वेलकम, थँक यू. वेलकम. थँक यू. चलो.